नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 3 मार्च 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए, वैसे मैं 3 आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एक आर्टिकल है निगेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड अ कलेक्टिव मॉरल डीके। ये रिसेंटली पिछले हफ्ते ही 2008 के जो अहमदाबाद ब्लास्ट थे, नहीं एकदम से बहुत सारे ब्लास्ट हो गए थे, लगभग 19 ब्लास्ट हुए थे, 56 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए थे। तो उसके रिस्पेक्ट में 49 पीपल को कॉन्विक्ट किया गया। कॉन्विक्ट करने का मतलब क्या होता है कि भाई कोर्ट में खड़े होकर जज साहब ने बोला कि तुमने क्राइम किया है, हम तुम्हें क्राइम के लिए गिल्टी मानते हैं। अब इन 49 लोगों में से, मतलब 49 लोगों में से 38 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई और 11 लोगों को उम्र कैद, मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट सुनाया गया। ये 14 साल वाला उम्र कैद नहीं, जब तक जिंदा रहोगे तब तक जेल में रहोगे। तो इतने बल्क में जो यहाँ मौत की सजा सुनाई गई है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे एक व्यू पॉइंट दे रहे हैं ऑथर साहब। ये ऑथर है यहाँ पे कौन कौन, तो एक तो है अरुण जोशी, ये लॉयर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में। और दूसरी है सुरभि वाया, जो कि एक लॉ स्टूडेंट है। तो इन दोनों ही लोगों ने ओवरऑल अपना यहाँ पे व्यू पॉइंट दिया है कि भाई इतने बल्क में आपने ओवरऑल लोगों को मौत की सजा सुना दी, इस रिस्पेक्ट में क्या व्यू पॉइंट दे रहे हैं इसको देखेंगे। फिर गवर्नर वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट, इसके बारे में पिछले 2-3 दिन से मैं लगातार आपके साथ बात कर रहा हूं। इस आर्टिकल में कुछ नया नहीं दिया हुआ है। देखिए, 2-3 चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट बताई गई इस आर्टिकल में। एक तो यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी 1974 में, इसने यह बोला था कि प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो रोल है वो क्या है, दैट दे विल एक्सरसाइज their formal constitutional powers only upon and in accordance with the advice of their ministers, save in a few well known exceptional situation। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 1974 में ये बोल दिया था कि प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही काम करेंगे, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस को छोड़ के। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या है, इसके बारे में कोई सेट डेफिनेशन है नहीं। ये अलग अलग गवर्नर अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं, और इसके चलते अक्सर कर आप देखोगे कि कुछ गवर्नर्स जब काम कर रहे होते हैं तो राज्य की सरकार के लिए मुश्किलात खड़े हो जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल अभी के लिए केरला, बंगाल और तमिलनाडु में देखने को मिल रहे हैं। खासकर केरला में तो मैटर बहुत ज्यादा बढ़ गया। आरिफ मोहम्मद खान को पिनराई विजयन की सरकार थोड़ा बहुत अपीस करते घूम रही है। वेस्ट बंगाल में भी जगदीप धनखड़ साहब ने काफी प्रभाव उठाई है। और रही बात तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी नीट इश्यू को लेकर आर.एन. रवि के साथ प्रॉब्लम्स हो रही है तमिलनाडु की सरकार की। तो यहाँ पे ओवरऑल ये जो आर्टिकल 163 है कि भाई क्या डिस्क्रिशन में आएगा गवर्नर के, सेंटर स्टेट रिलेशंस में गवर्नर के पास कुछ एक्सेप्शनल पावर्स आ गई हैं। पहली पावर तो ये है कि भाई राज्य की सरकार ने जो बिल पास किया है उसको कितने समय में अप्रूव करना है, कितने समय में रिजेक्ट करना है, इसकी कोई टाइमलाइन यहाँ पे फिक्स नहीं की गई है गवर्नर के लिए। तो गवर्नर की पावर्स को यहाँ पे स्पेसिफिकली डिफाइन करना जरूरी है, ये इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। मैं अलग से आपसे इस आर्टिकल डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और आर्टिकल्स डिस्कस कर चुका हूं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे है नहीं अलग से बताने को। फिर ये जो इनकम एस्टिमेट्स हैं, जीडीपी नंबर्स के रिस्पेक्ट में कुछ व्यू पॉइंट दिए हुए हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज क्या, इकोनॉमी को समझेंगे, क्योंकि इकोनॉमी थोड़ा ट्रिपी टॉपिक है, बार बार पढ़ो तो समझ में आती है। और एक उसके बाद आर्टिकल मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा, जो आज का सबसे बेस्ट आर्टिकल बोलूंगा, लिबियन इम्ब्रोग्लियो। लिबिया में क्या हो रहा है, लिबिया में क्या कंडीशंस चल रही हैं, लिबिया की पॉलिटिक्स कैसे फ्रैक्चर हुई है, बटी है, इसको हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। लिबिया के नक्शे की बात की जाए तो नॉर्थ अफ्रीका में आता है लिबिया। यहां पे आपको लिबिया नजर आ रहा है। तो लिबिया में कौन कौन सी कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं, तो नॉर्थ में तुनिसिया, वेस्ट में अल्जीरिया, साउथ में नाइजीरिया, चाड, साउथ ईस्ट में सूडान, ईस्ट में इजिप्ट, और नॉर्थ में आता है इसका मेडिटेरेनियन सी। तो ये लिबिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज है। मोहम्मद कद्दाफी नाम का यहाँ पे एक डिक्टेटर हुआ करता था, उसको डिपोज कर दिया गया, और उसके बाद से लिबिया की पॉलिटिक्स जो चल रही है उसको इस आर्टिकल में बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है, इसको देखेंगे। तो ये 3 आर्टिकल्स डिस्कस कर रहा हूं। वैसे एक और आर्टिकल है फूड शेयर को लेके, कि अर्बन इलाके में एससी एसटी और जनरल कैटेगरी के लोग, मुस्लिम्स, रूरल इलाके में कितना फूड का एक्सपेंडिचर इतना निकल के आ रहा है। वैसे कोई कंक्रीट स्टैटिस्टिक नहीं है, कुछ इस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स दिए हैं परसेंटेज टर्म्स में, जो कि एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है भी नहीं और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है बताने वाला जिससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिल जाए एग्जाम में, या बहुत आपकी समझ बढ़ जाए, इसलिए मैं स्पेसिफिकली इस आर्टिकल को स्किप कर रहा हूं। देखिए, स्टैटिस्टिक्स भी कुछ ऐसे हों जो दिमाग में बैठे और याद रहे लंबे टर्म्स में, इस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स इस आर्टिकल में नहीं। दैट्स व्हाई मैंने इस आर्टिकल को यहाँ पे छोड़ा है। 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनके बाद उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। शुरुआत करता हूँ पहले आर्टिकल से,
कलेक्टिव मॉरल डीके की बात की जा रही है, निगेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव मॉरल डीके। बेसिकली मॉरल डीके इस टर्म्स में बोल रहे हैं कि भाई दुनिया भर में ये बातचीत चल रही है कि आप मौत की सजा ना सुनाओ, और इंडिया में थोक की भाव मौत की सजा सुनाई जा रही है। इसको समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेंगी, जो भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं चैनल पे। ओके, इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। मेंबर्स का स्वागत मैं फिर से करना शुरू करूंगा बहुत जल्दी ही, और जितना ज्यादा हो सके इतनी वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, यूट्यूब वीडियोस को और रिकमेंड करता है। तो भाई पिछले हफ्ते कुछ हुआ, क्या हुआ पिछले हफ्ते? तो भाई आप देखो तो 2008 में ब्लास्ट हुए थे अहमदाबाद शहर में, 13 साल पहले लगभग की बात है, और इसका स्पीडी ट्रायल यहां पे कराया गया। इस स्पीडी ट्रायल में 78 लोगों के ऊपर इल्जाम लगे हुए थे। इन 78 लोगों में से 49 लोगों को कन्विक्ट कर दिया गया, बाकी लोगों को लगभग 29 लोगों को यहां पे छोड़ दिया गया। ठीक है, उनके खिलाफ प्रॉपर प्रूफ नहीं मिल पाया था, तो 29 लोगों को यहां पे छोड़ दिया गया, 49 लोगों को कन्विक्ट किया गया। मतलब कोर्ट पे खड़े होकर मिलॉर्ड करने के बाद जज साहब ने ये बोला कि भाई तुम लोग गिल्टी हो, तुमने गलती की है। इन 49 में से 38 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है, और 11 लोगों को बोला गया कि तुम पूरी जिंदगी ताउम्र जेल में रहोगे। 14 साल नहीं, उम्र कैद नहीं, उम्र कैद को कुछ लोग 14 साल समझते, 14 साल नहीं, ताउम्र जेल में रहोगे। और ये जो सजा वगैरह सुनाई गई है, ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ पे हुआ है। अब मैं बहुत ज्यादा इसमें आपको डिटेल में, मतलब इनकी जो एथिक्स वाले जो स्टेटमेंट होते हैं उस पर ना जाते हुए मैं आपको ये बताऊंगा। 7015 पन्ने का जजमेंट है, गुजराती में ये लिखा हुआ है, कन्विक्ट्स वगैरह के नाम लिखे हुए हैं, 38 लोगों को यहाँ मौत की सजा सुना दी गई। अब बोला ये जा रहा है, तो जब पूरी दुनिया में एक मूवमेंट सा चल रहा है कि भाई मौत की सजा मत सुनाओ, यहां पे मौत की सजा थोक के भाव सुनाई जा रही है। एक रिपोर्ट है प्रोजेक्ट 39A ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की, इसने ये बोला है कि एज ऑफ 2021 इंडिया में 488 प्रिजनर्स ऐसे हैं जो डेथ रोड पे हैं, मतलब अपनी मौत की सजा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं, अपनी मौत की सजा का इंतजार वो कर रहे हैं। अब अगर आप देखो तो 2020 के कंपैरिजन में 2021 में 488 प्रिजनर्स ऐसे हैं जो कि मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं। अब ये बड़ा खतरनाक चीज होती है, एक इंसान मरने का इंतजार कर रहा है, उसको पता नहीं उसको फांसी पे लटकाया जाएगा नहीं लटकाया जाएगा, उसकी गुहार प्रेसिडेंट ऑफिस में सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉर्चर होता है। सोते सोते उसको सपने आएंगे कि अब मुझे फांसी घर ले आया जाएगा और मुझे फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। अब सबके अंदर तो भाई भगत सिंह जैसा दम होता नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑलरेडी 488 लोग मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं, यहां पे 38 और लोगों को मौत की सजा देके लगभग 10% से ये नंबर बढ़ा दिया गया। तो ऑथर यही बोल रहा है कि इंडिया के अंदर एक ऐसा ट्रेंड सा उभरता नजर आ रहा है, इस ट्रेंड के चलते डेथ सेंटेंस बहुत आप कह लो इजीली दिया जा रहा है इंडिया के अंदर, बहुत आसानी से डेथ सेंटेंस यहां पे इंडिया के अंदर दे दिया जा रहा है। ओके, और बेसिकली डेथ सेंटेंस गलत क्यों बता रहा है ऑथर यहां पे? डेथ सेंटेंस ऑथर यहां पे गलत ये बता रहा है कि देखिए वैसे तो क्राइम के हिसाब से एक इंडिविजुअल को परमिशन नहीं कि वो वायलेंस वगैरह कर सके, लेकिन यहां पे सरकार वायलेंस कर सकती है, सरकार को मोनोपोली मिल रही है, क्योंकि अगर आप डेथ सेंटेंस दे रहे हो तो आप किसी को मार रहे हो ना, तो वो एक प्रकार का वायलेंस है। तो यहां पे रेट्रिब्यूटिव जस्टिस कर रहे हैं, आप फांसी पे चढ़ा के ओवरऑल ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी इंसान को मौत का डर दिखा के हम उसको क्राइम करने से रोक सकते हैं, लेकिन यहां पे सही नहीं है। इंडिया के अंदर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मौत की सजा दी जानी चाहिए, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का, पीएन भगवती साहब ने इस जजमेंट को पेन डाउन किया था, और यहां पे ये बात हुई थी कि भाई ये जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है ये एक्चुअली में है क्या। तो अब अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम के अंदर ही आप मौत की सजा दे सकते हो, तो मान लो कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो बदल नहीं सकता, रिफॉर्म नहीं हो सकता, मतलब वो सुधर नहीं सकता, या फिर उसने जो क्राइम किया वो क्राइम बहुत ही ज्यादा भीषण, बहुत ही ज्यादा गंदा है, पब्लिक कॉन्शियंस की इमेज को शॉक कर रहा है, तो इस प्रकार के क्राइम्स को लेके, इस प्रकार के इश्यूज को लेके अगर मान लीजिए आप उठा के मौत की सजा दे देते हो, तो फिर वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम में नहीं आएगा। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए कि मान लो कोई सुधर नहीं सकता या उसने बहुत हीनियस ऑफेंस किया, उसको पूरी जिंदगी आप जेल में डाल सकते हो, यहां पे एक सरकार को, एक कोर्ट को यह हक नहीं मिलता है कि आप उस इंसान की जान ले लो। हाँ, आप उस इंसान की आजादी जरूर छीन सकते हो, पूरी जिंदगी उसको आप जेल में डाल के रखो ताकि वो बाहर सोसाइटी में मिलकर कुछ गलत ना कर पाए, लेकिन आप उसकी जान ही ले लो, उसके खिलाफ वायलेंस करके उसको खत्म कर दो,
तो ये यहाँ पे सही नहीं है। कुछ इस प्रकार की चीज यहाँ पे अरुण जेटली साहब कहना चाह रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार ये तो टेररिस्ट थे, इन्होंने बम फोड़ा था, इतने लोगों की जान हुई, अब इनके लिए भी यहाँ पे क्या ह्यूमैनिटेरियन बात होगी, कॉन्शियस की बात होगी। तो ओवरऑल देखिए इंटरनेशनल लॉ में आज की डेट में डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट एक गुहार लगाई जा रही है। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आपको दिखे होंगे कि ऐसे लोग जो कि नाबालिग बच्चियों का रेप करते हैं, ऑलमोस्ट उनकी जान ले लेते हैं, उनको भी यहाँ पे लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया है, उनको भी मौत की सजा नहीं दी गई है यहाँ पे। तो एक इंटरनेशनली ऐसा कंसेंसस डेवलप होकर हमारे सामने निकल के आ रहा है कि भाई एक इंसान अगर कोई बहुत बड़ा क्राइम भी कर रहा है, ठीक है ना, वो बिल्कुल रिफॉर्म नहीं हो सकता है, बहुत ही बेकार इंसान है, उसके बावजूद भी उसको मारो मत, तुम उसको जिंदगी भर जेल में रखो। मौत की सजा के अगेंस्ट यहां पे एक व्यू पॉइंट उठ के आ रहा है और उसी कंटेक्स्ट में आर्टिकल यहां पे लिखा गया। ओके, अच्छा इस जजमेंट में एक और प्रॉब्लम है कि एन मास से कन्विक्ट किया गया। एन मास से मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये जो 78 लोग थे, इन 78 लोगों के लिए अलग अलग जजमेंट पढ़ा गया, यहाँ पे ग्रुप्स में जजमेंट पढ़े गए। ऐसा नहीं है कि 78 लोगों के लिए हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग केस यहाँ पे लड़ा गया, ग्रुप में यहाँ पे जजमेंट सुनाया गया। तो ग्रुप में यहाँ पे रिहाई हो गई, ग्रुप में यहाँ पे मौत की सजा सुना दी गई, ग्रुप में यहाँ पे आप कह लो लाइफ इंप्रिजनमेंट सुना दिया गया। तो जब आप मौत की सजा जैसे सीरियस क्राइम्स को यहाँ पे मतलब सीरियस सजाओं को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो, एक सीरियस टेररिस्ट अटैक की जो प्लॉटिंग प्लानिंग थी उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे केस चल रहा था, तो ऐसे केसेस में इंडिविजुअली आपको केसेस को परस्यू करना चाहिए था। एन माह से 78 लोगों का जजमेंट इकट्ठा दे देना ये गलत है। हालांकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 2008 में केस हुआ था, इतने लंबे समय से केस चल रहा है, जजमेंट आ गया तो भी प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा था तो भी प्रॉब्लम है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। ओवरऑल इस आर्टिकल का सार क्या है कि भाई मौत की सजा इतने थोक के भाव मत सुनाइए, और जब भी आप मौत की सजा सुना रहे हो तो इंडिविजुअल ने क्या किया, इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल आप यहां पे डिस्कशन करो, एनालिसिस करो। एन मास मतलब एकदम से इकट्ठे आपने 38 लोगों को यहां पे मौत की सजा सुना दी, ये यहां पे देखिए सही नहीं है। बस यही व्यू पॉइंट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिया जा रहा है। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, लूजिंग स्टीम, लेटेस्ट जीडीपी नंबर्स रिफ्लेक्ट अ फॉल्टरिंग रिकवरी इवन एज यूक्रेन्स क्राइसिस हाइटेंस रिस्क। तो भैया लेटेस्ट नेशनल इनकम एस्टिमेट्स निकल के आए हैं 2021-22 के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किए गए हैं। अब इसने ये बताया है कि भाई 2020-21 में हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की थी 6.6%। शुरुआत में एक्सपेक्टेड था कि हमारी इकोनॉमी 2021-22 में ग्रो करेगी 9.2%, लेकिन अब रेट निकल के आ रहा है 8.9%। ये 8.9% क्यों निकल के आ रहा है, लेटेस्ट ऐसा हुआ क्या है? तो अक्टूबर से दिसंबर 2021 का जो क्वार्टर था, तीसरा क्वार्टर, उसमें जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो है 5.4%। जो 2020-21 का जो क्वार्टर था, देखिए वैसे अगर आप देखें तो 2020-21 का जो थर्ड क्वार्टर होगा वो होगा अक्टूबर टू दिसंबर 2020, उसमें जो ग्रोथ हुई थी वो 0.7% थी, और वो ग्रोथ पिछले 2 क्वार्टर की डेक्रीमेंट के बाद थी। इस साल ये जो 5.4% की ग्रोथ हो रही है ना अक्टूबर टू दिसंबर 2021 में, इससे पहले के जो 2 क्वार्टर रहे, मतलब क्वार्टर वन कब था, अप्रैल मई जून 2021, उसमें ग्रोथ हुई थी 20.3% की। क्वार्टर 2 कब था, जून जुलाई अगस्त, उसमें ग्रोथ हुई थी 8.5% की। लेकिन सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आप समझिए पहला क्वार्टर हो जाएगा, मार्च के बाद आता महीना अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर हो जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा क्वार्टर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इस बार ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 5.4%, ठीक है ना। अप्रैल मई जून में कितनी ग्रोथ हुई थी, 20.3%। जुलाई अगस्त सितंबर में कितनी ग्रोथ हुई थी, 8.5%। तो इसी 2021-22 के पहले 2 क्वार्टर की बंपर ग्रोथ के बाद तीसरे क्वार्टर में ग्रोथ का मॉडरेट होना बिल्कुल तय था, वही यहां पे हो रहा है। ये तो जीडीपी ग्रोथ की बात हुई। अब बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड की। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इस साल का पूरा एक्सपेक्टेड है 8.3%। पिछले साल यानी 2020-21 में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 4.8%, इस बार वो ग्रो करेगा 8.3%, ऐसा यहां पे एक्सपेक्टेड है। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड है ना, वो क्वार्टर 3 में 2.8% कम हुआ, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग सरकार की तरफ से बढ़ी थी। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड यहां पे बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ा नहीं है, इनफैक्ट कम हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर केवल 0.2% बढ़ा है, इस बात के बावजूद कि फेस्टिव बूम था, उसके बावजूद क्वार्टर 3 में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो केवल 0.2% बढ़ा है। और बाकी जैसा एक्सपेक्टेड था कि ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, ये तो गिरेंगी ही गिरेंगी। कोरोना के समय पे वैसे भी टूरिज्म और सर्विसेज सेक्टर जैसी चीजों पे काफी नुकसान आया है।
प्राइवेट कंजम्पशन कम है, हमारे जैसे आपके जैसे लोग कम खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जेब में पैसा कम है। कोरोना के बाद लोगों की जो पर्सनल फाइनेंसेस है वो काफी हिल गए हैं। रिटेल इन्फ्लेशन जनवरी में लगभग 6% था, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। कोर सेक्टर का जो आउटपुट है जनवरी में और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के बेसिस पे जो जॉब लॉसेस हुए हैं फरवरी में वो बहुत ज्यादा हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल जो इकोनॉमिक नंबर्स का यहाँ पे ग्रेम नजर आ रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। बीच में ओमिक्रॉन ने बहुत सारी डिस्टरबेंस यहाँ पे पैदा की और उसके बाद अब आ गई है यूक्रेन क्राइसिस। यूक्रेन में जो वॉर छिड़ी हुई है वो केवल यूक्रेन के लिए नहीं, रशिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया स्पेसिफिकली इंडिया के लिए भी बहुत खतरनाक है। तो ऐसे केसेस में जो हमारे ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के प्लान है इनको जल्दी इंप्लीमेंट करना जरूरी है। जो भी हमारी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस थी वो डेफिनेटली कम होंगी, क्योंकि ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस में बजट में हमने ये माना था कि भाई ऑयल के दाम 75 बैरल होंगे, हम बड़ी क्वांटिटी में ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ऑयल के दाम ऑलरेडी 100 बैरल के ऊपर जा चुके हैं, $100 पर बैरल के ऊपर जा चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म में नो डाउट जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमने एक्सपेक्ट की थी, एस्टिमेट की थी, वो कम होगी। उस कमी को कम करने के लिए, मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ का नंबर कम हो रहा है उसको अरेस्ट करने के लिए, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए जरूरत क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को फिर से एक पुश किया जाए और सरकार ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे इन्वॉल्व हो। अर्बन एम्प्लॉयमेंट के कुछ एवेन्यूज इकट्ठे किए जाएं, मनरेगा में कुछ एक्स्ट्रा अलॉटमेंट किए जाए। ये पॉइंट्स मैं आपको अपने अलग तरीके से बता रहा हूं, यहाँ पे लिखे नहीं है मैं, यहाँ पे बस आपको प्रॉब्लम्स बता दी गई हैं और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप नाना प्रकार से लिख सकते हैं। मैं डेली की बेसिस पे बहुत से पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ आते हैं। द लिबियल इम्ब्रोग्लियो गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब ये लिबिया का मैप है, इधर है आपका इजिप्ट, ठीक है। लिबिया में अब क्या है, कुछ पॉलिटिक्स हो गई। अभी क्या हुआ कि 10 फरवरी को लिबिया की पॉलिटिक्स थोड़ी बिजार हो गई, थोड़ी अजीब हो गई। लिबिया में इस समय पे 2 प्राइम मिनिस्टर आ गए। अब सोचिए एक कंट्री के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकते हैं। कितना अजीब लगेगा कि इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कोई और भी प्राइम मिनिस्टर हो। ऐसा कुछ लिबिया में हो गया है और लिबिया में पिछले 8 सालों से गड़बड़ चल रही है। 2013 में वहां रेवोल्यूशन हो गया था, अब हो गए 8 साल 2021। लिबिया में पिछले 8 सालों से 2 सेंटर ऑफ पावर है, 2 आर्म्ड फोर्सेस है, 2 सेंट्रल बैंक्स हैं। एक सेंट्रल बैंक ट्रेजरी को कंट्रोल करता है, दूसरा करेंसी को प्रिंट करता है। 2 इंटरनेशनल राइवल कॉलिशंस बने हुए हैं जिनको अलग अलग कंट्री सपोर्ट कर रही है। अब अगर आप देखो तो लिबिया के अंदर जो 2 सेंटर ऑफ पावर है, एक सेंटर ऑफ पावर है ईस्ट में जिसको आप बोलते हो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ये तोब्रुक नाम के शहर में है और इस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को लीड करते हैं स्पीकर अगीला साले। अगीला साले की ईस्ट में बहुत चलती है। अगीला साले को मदद करती है लिबियन नेशनल आर्मी। लिबियन नेशनल आर्मी को लीड करते हैं फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर। तो ईस्टर्न लिबिया में अगीला साले और जो भी इनके मिलिट्री कमांडर हैं खलीफा हफ्तर, इनका राज चलता है। ये तो बात कर ली हमने ईस्टर्न लिबिया की। अगर हम वेस्टर्न लिबिया की बात करें तो वेस्टर्न लिबिया में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड त्रिपोली में, ये वेस्टर्न लिबिया की नेशनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। अब इस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकाउंट्स को गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी ने रिप्लेस कर दिया था फरवरी 2021 में। तो अभी के लिए गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी है वेस्टर्न रीजन ऑफ लिबिया में और ईस्टर्न रीजन ऑफ लिबिया में क्या है, तो भैया आप कह लीजिए साले और हफ्तर की सरकार है। अब ये जो ब्रोकन कंट्रीज है ये बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स में बटी हुई है और यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप अपनी अपनी कह लीजिए अपॉर्चुनिटीज और अपने अपने कह लो प्रायोरिटीज के हिसाब से रूल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिबिया के अंदर एक मिलिटेंट ग्रुप है, वो मिलिटेंट ग्रुप क्या था, इसका नाम है फ्रंट फॉर चेंज इन कॉन्कॉर्ड इन चाड। तो ये मिलिटेंट ग्रुप चाड में घुस गया और चाड में जाके बवाल मचाया। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए बहुत सारे अलग अलग ये ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं आपके लिबिया के अंदर। मैं अगर आपको लिबिया का नक्शा दिखाऊं, ये आपको लिबिया का नक्शा दिख रहा है, तो साउथ में आपको चाड दिख रहा है। तो साउदर्न लिबिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अक्सर कर चाड में घुस के चाड की मिलिट्री के साथ और फोर्सेस के साथ लड़ने लगता है। तो काफी बटा हुआ है ये लिबिया का रीजन। अब ये जो वेस्टर्न लिबिया था जहां पे जीएनए की सरकार थी त्रिपोली में, इसकी बनती थी मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ। मुस्लिम ब्रदरहुड पहले इजिप्ट में बेस्ड था, तो मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ बनती थी इस जीएनए की, ठीक है ना भाई। और इस जीएनए को सपोर्ट देता था टर्की और कतर, समझ गए। तो अब समझिए नॉर्थ वेस्ट ऑफ लिबिया त्रिपोली का शहर मिसराता, ये जीएनए के कंट्रोल में, जीएनए की बनती मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ और टर्की कतर इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है भाई। वहीं पे अगर आप ईस्ट लिबिया की बात करो तो ईस्ट लिबिया में तोब्रुक एडमिनिस्ट्रेशन। तोब्रुक एडमिनिस्ट्रेशन की मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ बिल्कुल नहीं बनती, वो इस्लामिक स्टेट के भी अगेंस्ट में। इसलिए जो ईस्टर्न लिबिया में एडमिनिस्ट्रेशन है तोब्रुक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको सपोर्ट करता है यूएई, इजिप्ट, फ्रांस, यूएस और रशिया। तो अब समझिए ये रहा लिबिया। लिबिया के ईस्ट में तोब्रुक, वेस्ट में आपका त्रिपोली। त्रिपोली वेस्ट लिबिया वाला
किसके साथ है? टर्की कटर के साथ है, मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट कर रहा है। वहीं पे ईस्ट लिबिया वाला वो किसके साथ है? यूएई, इजिप्ट, फ्रांस के साथ है, इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट है, मुस्लिम ब्रदरहुड के अगेंस्ट है। तो दो सेंटर ऑफ पावर यहां पे लिबिया में बटे हुए हैं और इन दोनों सेंटर ऑफ पावर्स को अलग अलग सरकारें सपोर्ट कर रही है। कुछ इस प्रकार की चीज जैसी सीरिया में चल रही है। सीरिया में भी दो ग्रुपिंग बनी हुई है, एक ग्रुप में यूएस है, एक ग्रुप में रशिया है, एक ग्रुप चाहता है कि असद की सरकार बनी रहे, एक ग्रुप चाहता है असद की सरकार नहीं बने रहे। तो कुछ इस प्रकार की चीज भी यहां पे लिबिया में हो गई। और लिबिया में पहले काफी लड़ाई भी हो चुकी है। अगर आप देखें तो ये जो ईस्ट में जो मिलिट्री जनरल था ना हफ्तर, इसने क्या किया कि रशिया के साथ मिलके सोचा कि वेस्ट लिबिया को मैं हड़प लेता हूं और वेस्ट लिबिया के ऊपर इसने अटैक कर दिया। रशियन प्राइवेट जो मर्सिनरी ग्रुप है वैगनर ग्रुप, इसका भी सपोर्ट था। वेस्टर्न लिबिया को लगा कि यार ये तो हफ्तर हमें कब्जा लेगा, तो वेस्टर्न लिबिया ने क्या किया? वेस्टर्न लिबिया ने एग्रीमेंट कर लिया टर्की के साथ और टर्की ने अपनी फौज भेज दी, अपने सोल्जर्स भेज दिए और हजारों की तादाद में मिलिटेंट्स भेज दिए सीरिया में। सीरिया से कहां पे? आपके वेस्टर्न लिबिया में। तो वेस्टर्न लिबिया की पोजीशन यहां पे स्ट्रांग हो गई, हफ्तर यहां पे अटैक नहीं कर पाया। तो ये अगर लिबिया है, हफ्तर इधर है, हफ्तर वेस्टर्न लिबिया के ऊपर कब्जाने की कोशिश कर रहा है, वेस्टर्न लिबिया ने टर्की से मांडवली की, सीरिया से मांडवली की, बहुत सारे फाइटर्स यहां पे पहुंचे और हफ्तर को अपोजिशन देने लगे, तो हफ्तर को रिट्रीट करना पड़ गया। मतलब आपस में ही लिबियंस एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और इस इंटरनल पॉलिटिक्स में बाहर के जो देश हैं वो इन लिबियंस को यहां पे मदद कर रहे हैं। फाइनली यूनाइटेड नेशंस के ऑस्पाइसेस के अंदर अक्टूबर 2020 में लिबिया में फाइनली एक सीज फायर यहां पे कराया गया। ठीक है, जो यूएन स्पेशल इन्वॉय था लिबिया का, उसने फरवरी 2021 में एक इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप की जेएनयू की त्रिपोली में, जिसको हेड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर अब्दुल हमीद दबा। ठीक है ना भाई। हालांकि अब्दुल हमीद दबा को भी बहुत अपोजिशन था। अब्दुल हमीद दबा वेस्ट लिबिया में डोमिनेंट है गए यहां पे जब सरकार बनी, लेकिन ईस्टर्न लिबिया में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के हेड है मिस्टर साले, उन्होंने बोला हम नहीं मानते इस दबाया बया को, हमारा खुद का इलेक्शन लॉ है, हम अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खुद कराएंगे, हम दबाया को नहीं मानेंगे। तो मतलब कुल मिला के अगर एक देश ये मान ही नहीं रहा है कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो चीजें कैसे चलेंगी? फाइनली यहां पे अगर आप देखो तो जब इलेक्शन की बात आई तो ये सुनने में आया कि कौन इलेक्शन में खड़ा होगा, तो तीन लोगों के नाम सामने आए। एक तो हफ्तर, वो जो मिलिट्री जनरल था ईस्ट लिबिया का। दूसरा सैफ अल इस्लाम कद्दाफी, ये मोहम्मद कद्दाफी के बेटे हैं, मोहम्मद कद्दाफी जिसको मार दिया गया। और तीसरा यहां पे निकल के आते हैं प्राइम मिनिस्टर दबाया, जिनको यूएन इंटरवेंशन से यहां पे इंस्टॉल किया गया। अब ये तीनों लोग आपस में कंपीट कर रहे हैं कि कौन बनेगा लिबिया का राजा। राजा मतलब डेमोक्रेटिक राजा, जिसको लोग इलेक्ट करेंगे। अब मिस्टर हफ्तार एक ये जनरल है, मिलिट्री जनरल है, मिलिट्री जनरल के डेमोक्रेटिक कंटेंशंस पे हमेशा शक किया जाएगा, खासकर तब जब ये हफ्तार वेस्टर्न लिबिया को कब्जाने की कोशिश कर चुका है एक बार। ठीक है, अब इलेक्शंस का टाइम आ रहा है, इलेक्शंस का टाइम आ रहा है, इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं। इलेक्शन से 2 दिन पहले लिबिया के इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भाई कंडीशंस ऐसी नहीं है कि हम इलेक्शन कंडक्ट कर पाए। तो इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिया, हम इलेक्शन कंडक्ट कर नहीं पाएंगे। अब जब इलेक्शन हो नहीं पाएंगे तो मिस्टर दबाया ने बोला कि जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक प्राइम मिनिस्टर मैं हूं। लेकिन वहीं पे अगर मिस्टर साले की बात करो तो मिस्टर साले ने बोला कि दबाया का टर्म खत्म हो चुका है। मिस्टर साले जो ईस्टर्न लिबिया में राज करता है, तो साले ने बोला कि दबाया का टर्म खत्म कर चुका है, तो अब हम फाती बशागा को प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। तो फाती बशागा भी प्राइम मिनिस्टर बन गए और मिस्टर दबाया पहले से प्राइम मिनिस्टर है, मतलब 2 प्राइम मिनिस्टर बन गए आपके लिबिया के अंदर। और ये बड़ी ही अजीब किस्म की एक स्थिति सी बन गई है यहाँ पे। लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हैं, भले ही यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 सेंटर ऑफ पावर बन गए, लेकिन ओवरऑल ईस्टर्न लिबिया को सपोर्ट करता था यूएई, वेस्टर्न लिबिया को सपोर्ट करता था टर्की। रिसेंटली देखा जा रहा है कि टर्की और यूएई के रिश्ते सुधर रहे हैं, टर्की यूएई के रिश्ते सुधर रहे हैं। यूएई का एक डेलीगेशन भी टर्की में गया था, फिर टर्की इजिप्ट के भी रिश्ते सुधर रहे हैं। तो इन रिश्तों के सुधरने की वजह से ये जो 2 अपोजिशन ब्लॉक्स थे, ईस्टर्न लिबिया वेस्टर्न लिबिया, इनके बीच में भी मांडवली के कुछ आप कह लो साक्ष्य उभर रहे हैं। क्योंकि इन 2 अलग अलग ग्रुप्स को जो सपोर्ट करने वाली कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के बीच के रिश्ते सुधरेंगे तो वो कंट्रीज भी इन 2 अलग अलग ग्रुप से बोलेंगी कि भाई अपने बीच में कुछ ना कुछ एक एग्रीमेंट टाइप का कर लो, एक दूसरे के साथ दोस्ती टाइप की कर लो, एक सरकार टाइप की चुन लो। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ पावर नेगोशिएशंस हो जाएं, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन की लीडरशिप के बेसिस पे लिबिया जैसे देश को चलाया जा सके। और 2 प्राइम मिनिस्टर से भी चलाया जा सकता है, अगर ये 2 प्राइम मिनिस्टर्स अपना अपना काम बांट लें और एक दूसरे के साथ बिना फर्जी से इंगेज ना करें, लड़े ना। ये ओवरऑल यहां पे प्रॉब्लम है। तो अब आप कह सकते हो कि यूएई, इजिप्ट और रशिया की बैकिंग की वजह से जो मिस्टर साले हैं, जो कि ईस्टर्न लिबिया में डोमिनेंट है, वो मिस्टर बशागा और मिस्टर हफ्तार के साथ मिलके ओवरऑल आप कह लो जो वेस्टर्न लिबिया के लीडर हैं मिस्टर दबाया,
इनके साथ पावर शेयरिंग की कुछ बातचीत कर रहे हैं। और मिस्टर दबाया को शायद पीछे से टर्की भी बोल रहा है कि भाई आप भी बातचीत में इन्वॉल्व हो, चीजों को थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। तो नो डाउट नेशनल यूनिटी और स्टेबिलिटी लिबिया के अंदर आ सकती है। ओवरऑल चीजें यहाँ पे स्टेबलाइज हो सकती हैं। वो लिबिया के लिए भी बेहतर रहेगा और वो बाकी कंट्रीज के लिए भी बेहतर रहेगा। ओवरऑल रीजन की शांति के लिए बेहतर रहेगा। तो ये था एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। दोनों ही चीजों के लिए नीचे दिया हुआ। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। गुड बाय।